हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो मैं पुनः आपके सामने संतोष कुमार तिवारी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास लेकर उपस्थित हूं और आपका फर्स्ट कंपलसरी पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। पिछली क्लास में मैंने बताया आपको कि बौद्धकालीन शिक्षा की शुरुआत कब हुई और शिक्षा की क्या विशेषता थी। वैदिक कालीन शिक्षा से और बौद्धकालीन शिक्षा के विषय में दोनों को कंपैरेटिव भी किया मैंने और बताने की कोशिश की, तुलनात्मक अध्ययन से भी बताने की कोशिश की कि इन दोनों में क्या क्या समानता है और क्या समानता नहीं है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धकालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे और किन उद्देश्यों के आधार पर बौद्धकालीन शिक्षा आगे बढ़ी। पिछले क्लास में मैंने आपको परिभाषा दी थी कि कहीं न कहीं बौद्धकालीन शिक्षा जो थी वह वैदिक कालीन शिक्षा के सदृश थी। सदृश यानी लगभग समान थी, कुछ परिवर्तन थे लेकिन बहुत से मामले में वह सदृश थी यानी एक जैसी थी। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आपने अगर क्लास ली होगी मेरी वैदिक कालीन शिक्षा की तो आप देखेंगे कि लगभग समान रूप से चलायमान है दोनों के उद्देश्य। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले है चरित्र का निर्माण। पहला पॉइंट है चरित्र का निर्माण, यानी बौद्ध काल में शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वह था बालकों का चरित्र का निर्माण करना, यानी बालकों के अंदर आत्मसंयम हो, करुणा हो, दया हो और उसका चरित्र मजबूत हो। जो बालक इन गुणों का पालन करता है वह चरित्रवान माना जाता है। चरित्र निर्माण हेतु मठों एवं विहारों में 10 नियम बनाए गए थे जो मैंने पिछली बार आपको बताए थे। उन नियमों का पालन करना होता था और सादा जीवन व्यतीत करना होता था। अब समझिए कि चरित्रवान बनने के लिए जो 10 नियम मैंने पिछली बार आपको बताएं उसी का पालन करना होता था। मैंने इससे पहले भी जब भी क्लास ली तो मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया कि अपनी संस्कृति और धर्म में कुछ नियम बनाए जाते हैं और हम उसको अनवरत रूप से ऐसे ही पालन करते रहते हैं। आप जब बड़े हुए होंगे तो आपको किसी ने लिख के नहीं दिया कि आपको इस तरह से रहना है या इस तरह से रहना है या ये काम करना है ये काम नहीं करना है। आपने अपने पूर्वजों को देखा, अपने बड़ों को देखा, अपनी संस्कृतियों को देखा, अपने त्योहारों को देखा जिसमें संस्कृति विद्यमान होती है और हम उसी का अनुकरण करते चले गए। जब कभी आपके सामने अगर आपका मित्र कुछ ऐसा सांस्कृतिक चीज़ों को लेकर करता है तो आप कहते हैं कि इसने ही इस तरह से होता है, यानी आपको लगता है कि इसने कहीं ना कहीं त्रुटि कर दी है। तो त्रुटि जो की है वही नियम का उल्लंघन हो गया। कोई इस प्रकार का नियम नहीं है जो बाध्य करता हो किसी चीज़ को करने के लिए। इसलिए हमको वो चीज़ नियम नहीं समझ में आती है। हमको लगता है कि हम तो किसी का अनुकरण कर रहे हैं, अपने माँ बाप का अनुकरण कर रहे हैं और वो चीज़ यथास्थिति चलायमान रहती है। लेकिन हम जब अपनी संस्कृति का नियम करते जाते हैं तो बताते नहीं, जब नियम का पालन करें तो अपने आप हम क्या होते हैं, चरित्रवान बन जाते हैं। नेक्स्ट आएगा ज्ञान का विकास। तो बौद्धकालीन शिक्षा में ज्ञान के विकास से तात्पर्य था कि संसार के समस्त दुखों का एकमात्र कारण है अज्ञानता, यानी इस काल में छात्रों के द्वारा सच्चे एवं सार्थक ज्ञान देने का कार्य किया जाता था और उसी के विकास पर बल दिया जाता था। बौद्ध काल में सच्चे ज्ञान से अभिप्राय धर्म एवं दर्शन के 4 सत्यों के ज्ञान और उसी के अनुरूप आचरण करने से है, यानी कि हम सही आचरण करने से है। आपने देखा होगा कि हमारे धर्म में क्या है कि हम आजकल किसी भी चीज़ को प्राप्ति करने के लिए
दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। प्रतिफल क्या मिलता है कि हम अभी भी उसी दौड़ में सम्मिलित हैं। भाई अगर हम किसी दौड़ में सम्मिलित हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तो उसकी प्राप्ति भी तो होनी चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन यह दौड़ निरंतर चलायमान रहती है और हम किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं कर पाते। यानी ज्ञान की प्राप्ति क्या है कि हमें सभी दुखों से छुटकारा दिलाना, जिसको कहते हैं शांति, जो हमारे पास नहीं। हम अकारण ही किसी भी चीज़ के प्रति भागते रहते हैं, उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, जबकि वो हमें प्राप्त नहीं होती। अब प्राप्त क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी संतुष्टि किसी भी चीज़ से संभव नहीं हो पाती है। और जब तक व्यक्ति किसी कार्य से संतुष्ट नहीं होगा, उसकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होंगी। उसकी आवश्यकताएं तभी पूर्ण होंगी जब उस कार्य से वह संतुष्ट होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है संतुष्टि। तो ज्ञान हमें संतुष्टि करना सिखाता है सभी दुखों के निवारण हेतु। अब आते हैं व्यक्तित्व का विकास। तो व्यक्तित्व के विकास से तात्पर्य था बौद्धकालीन शिक्षा में कि आत्मसंयम, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और विवेक के साथ सभी कार्यों को संपन्न किया जाए, जिससे कि सभी गुणों का विकास हो सकता है। और संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना बौद्धकालीन शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। यानी व्यक्तित्व का निर्माण में आपको सम्मानित भी होना है, आपको सारे गुणों को करना भी है, आपके अंदर करुणा भी होनी चाहिए, आपके अंदर भय भी होना चाहिए, आपके अंदर दूसरों का सम्मान करना चाहिए। यानी इस सब चीज़ का समावेश होगा, तभी आपका व्यक्तित्व उज्जवल होगा, तभी आप किसी व्यक्तित्व को प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास शिक्षा प्रणाली में छात्र के शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती थी, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। अर्थात छात्रों का हर प्रकार से, हर गुणों से विकास करना है, जिसको हम सर्वांगीण विकास करना इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। यानी हर प्रकार से बालक का पूर्ण रूपेण विकास करना है शिक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट आएगा व्यवसायों की शिक्षा। तो इस काल में इस प्रकार की शिक्षा के लिए ज़्यादा जोर दिया गया। बौद्ध काल में कहीं ना कहीं व्यवसायिक शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया गया, और इसलिए भी जोर दिया गया क्योंकि बालकों के सामने शिक्षा को ग्रहण करने के उपरांत कहीं ना कहीं अपने जीवन यापन के लिए सबसे बड़ा संकट था उसको दूर करना। यानी अपने जीवन को चलायमान रखने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उनको एक प्रकार की व्यवस्था दी जाने का कार्य किया। और बौद्धकालीन शिक्षा ने व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को विभिन्न प्रकार की कला कौशलों और अत्यधिक व्यवसायों संबंधित क्रियाओं से जोड़ने का प्रयास किया, और ऐसी शिक्षा देने का प्रयास किया जिससे कि वो अपना व्यवसाय आत्मनिर्भर होकर चला सकें। जैसे आपका था कृषि, पशुपालन, वाणिज्य इत्यादि, जैसे सैनिक शिक्षा थी, ये भी एक प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। यानी बालक शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत अपने जीविकोपार्जन हेतु कोई व्यवसाय शुरू कर सके और अपने परिवार का ठीक प्रकार से भरण पोषण कर सके। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की शिक्षा। तो यद्यपि बौद्ध शिक्षा प्रणाली समस्त धर्मों और सभी दर्शनों का समावेश था, किंतु सर्वाधिक बल बौद्ध शिक्षा के प्रचार प्रसार पर दिया गया। इस काल में छात्रों के लिए बौद्ध धर्म की शिक्षा का उद्देश्य यह था कि इस धर्म का ठीक से प्रचार प्रसार करें, यानी
उनका प्रचार प्रसार करने का तात्पर्य ये था कि सभी लोगों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य करें। तो जब सभी लोगों से शिक्षा के जोड़ने का कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार होगा। इसलिए भारत के साथ साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और उसका कारण यही था कि कहीं ना कहीं शिक्षा की आवश्यकता सबको थी, और जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही थी किन्हीं कारणों से, उसमें कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म ने आगे आकर सबको शिक्षा देने का प्रयत्न किया और सभी उससे लाभान्वित हुए। अब आते हैं, आपको बताते हैं शिक्षा के केंद्र। तो इस पॉइंट को हमने आज इसलिए रखा कि आपकी डीएलएड के साथ साथ आगे की तैयारी के लिए भी सीख इसलिए रहेगा क्योंकि ये शिक्षा के केंद्र मोस्टली पूछे जाते हैं और हम आप उसको दूसरे पाठ्यक्रमों में ढूंढते हैं, इजी नोट्सों में ढूंढते हैं, कई पत्रिकाओं में ढूंढते हैं जिसमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चन में सेलेक्टेड ही चीज़ होती हैं। और जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उसमें हम बेस लेके चलना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को बेस लेके चलेंगे, बेसिक आधार से चलेंगे, तो उसको हमें अलग से पढ़ना नहीं होगा। अब ये देखिए कि आपको मैंने इससे इसलिए जोड़ा कि बौद्धकालीन शिक्षा थी, तो बौद्धकालीन शिक्षा के अंदर तुरंत आपको टच करेगा कि बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत आएगी। अगर क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि बौद्धकालीन शिक्षा से आप क्या समझते हैं और बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई थी, तो ये चीज़ भी आएगी। और दूसरा, आपको ये भी याद होगा कि ये जितने भी विश्वविद्यालय हैं आपके दिमाग में ज़रूर है, कहीं ना कहीं आपने इस बारे में सुन रखा है, लेकिन आपको ये चीज़ें हो सकता है 50% लोगों को पता हो, ना पता हो कि ये कहीं ना कहीं बौद्धकालीन शिक्षा से जुड़ी है। तो एक क्वेश्चन आपका यही तैयार हो गया कि कम से कम आपके दिमाग में है कि ये सारी शिक्षाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं बौद्धकालीन शिक्षा से जुड़ी है। जबकि आप इसके विषय में जानते हैं, हमें पता है कि 2-3 विश्वविद्यालय के विषय में तो आप जरूर जानते होंगे, एक नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्योंकि इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन भी आते रहते हैं और इसके बारे में लोग बात भी करते हैं, जिसमें कि तक्षशिला विश्वविद्यालय तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आइए थोड़ा थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं। पहला है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय पटना के पास आसपास से करीब 40 किलोमीटर दूर है पटना से, और वहाँ पर स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। और यह महात्मा बुद्ध का जन्मस्थली होने के कारण, मतलब महात्मा बुद्ध के शिष्य के जन्मस्थली होने के कारण भी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर 3री शताब्दी में शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया, 3री शताब्दी में इसको विकसित किया गया। यह सभी शिक्षा केंद्रों में सर्वोपरि माना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय। अब आते हैं आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपने सुना भी होगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में इस समय ये पाकिस्तान में है और लगभग 35 किलोमीटर दूर है रावलपिंडी से, और वैदिक काल से ही यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसमें आपने सुना होगा चाणक्य भी इसके लिए फेमस थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वो शिक्षक भी थे। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आपने नाम सुना होगा, एक गाड़ी भी चलती है विक्रमशिला, यानी भागलपुर में है ये, और मगध के गंगा तट पर स्थित है, इसलिए इसका नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है वल्लभी विश्वविद्यालय। तो यह गुजरात के प्रांत में है, यह 4ठी शताब्दी में थी और यह मैत्रक नरेशों की राजधानी थी। नोट कर लीजिए, मैत्रक नरेशों की राजधानी थी, और राजधानी के साथ साथ यह बंदरगाह भी है गुजरात का, जो बहुत फेमस है। नेक्स्ट है मिथिला विश्वविद्यालय। मिथिला विश्वविद्यालय प्रेजेंट टाइम में नेपाल में स्थित है। यह वैदिक काल से ही शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो आज मैंने आपको इन शिक्षा केंद्रों से इसलिए जोड़ने का प्रयास किया कि कहीं ना कहीं आपकी जो टीईटी की तैयारी चल रही है वो इससे मजबूत होगी, इससे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा का जो मैंने पिछली क्लास ली थी और इस क्लास से आपको क्वेश्चन मिल सकता है बौद्धकालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है और बौद्धकालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, पहली चीज़। दूसरे,
बौद्धकालीन शिक्षा के 10 नियम कौन कौन से थे, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया, आपने लिखा होगा, ये तो फिर आप रिकैप करके उसको देखिएगा, वो आते हैं। और कभी कभी आता है शॉर्ट क्वेश्चन में और या आपके बहुविकल्पी में कि शिक्षा के केंद्र, प्रमुख शिक्षा के 2 केंद्रों के नाम बताइए। तो हम आशा करते हैं कि आज की क्लास से आप संतुष्ट हुए होंगे। अगली क्लास लेकर मैं फिर पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।